स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 10th क्लास में स्वागत है। तो सबसे पहले जो है मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आपको भी मालूम है कि कन्यादान यानी कि ऋतुराज द्वारा रचित और समाज में जो ग्रसित लड़कियों के ऊपर जुल्म किए जाते हैं उनके बारे में ऋतुराज जी ने जो है खुलकर व्यंग किया है और लड़की को जो है समझाया है। तो इसके बारे में यानी कि ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान जो है आज कल मैंने वैसे एक पैरा वीडियो में करा दिया था, लेकिन आज हम स्टार्टिंग से ही लेंगे, आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाएगा। कल वैसे मैंने इसके साथ साथ पाठ के साथ जो है एक पद्यांश आपको करा दिया था। चलो खैर कोई बात नहीं, हम जो है आज स्टार्टिंग से कराएंगे। तो सभी बच्चे जो हैं अपनी क्षितिज भाग 2 काव्य जो है निकाल कर रखेंगे और जो है वो कन्यादान, कौन सा कन्यादान, निकालिए सभी बच्चे बुक। तो सभी ने जो है बेटा बुक निकाल ली होगी। अब हम जो है पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है हम क्या लिखते हैं आपको भी मालूम है, संकेत। क्या करेंगे? संकेत में आपको पता है कि कहाँ से कहाँ तक का ये पैरा लिया गया है। सबसे पहले हमारा रहेगा संकेत कि ये पैरा कहाँ से कहाँ तक लिया गया है। तो इसमें है कितना प्रमाणिक डैश 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 और लास्ट का जो हमारा शब्द होगा इस पैरे का वो होगा लयबद्ध पंक्तियों की, लयबद्ध पंक्तियों की। ये आपका पैरा हो गया फर्स्ट। इसके बाद आप एक बार प्रश्न लिखेंगे, मैं बता देती हूँ यहाँ पर आपको प्रश्न, ठीक है। उसके बाद जो है संदर्भ में लिखने के लिए आपको कॉपी में नहीं बोलती हूँ, लेकिन जो है कई बार बोर्ड में पूछ लिया जाता है। तो बेटा प्रश्न आपका होगा, मैं ओरल ही यहाँ पर बताऊंगी, छोटे बच्चे आप है नहीं कि किसे कहते हैं, क्या से हम इसको लिखते हैं प्रश्न। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक जो है क्षितिज भाग 1 में संकलित कन्यादान नामक पाठ से लिया गया है। कैसे है? प्रस्तुत पद जो कि हमने ये पद लिया कितना प्रमाणिक है उसका दो, क्लियर। तो ये जो है हमारी पाठ्य पुस्तक, पढ़ने वाली पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है। इसकी जो है रचयिता ऋतुराज जी हैं। तो ये हमारा क्या हुआ प्रश्न। संदर्भ में जो है हम क्या लिखते हैं, यानी कि एक शॉर्ट नोटिस, इस पैरे का शॉर्ट नोटिस हम जो है संदर्भ में देते हैं। जैसे कि शॉर्ट नोटिस इसमें जो है जब एक माँ अपनी बेटी को विदा करती है, यानी कि पाल पोस कर उसको बड़ा करके और उसको दूसरों के घर जो है उसको विदा करती है, तो उसका जो वो दुख है वास्तविक दुख है। तो इसके बारे में जो है इस पद्यांश में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है इसके बाद यानी कि एक हमारा टॉपिक का नाम है कन्यादान। तो कन्यादान किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, सबसे पहले हम ये लेंगे। कन्या का दान, कन्या को दान में देना, यानी कि किसी जैसे लड़की की शादी करते हैं तो हम किसी भी जो उसके लायक होता है, हम जो है वो देखकर उसके सब गुण देखकर जो है अपनी लड़की को उसको दान कर देते हैं। वो उस लड़की को किस तरीके से रखेंगे, दुखी सुखी, तो वो उनके
ऊपर जो है बात होती है। तो कन्यादान से बेटा ये तात्पर्य होता है कि कन्या का दान करना। कन्यादान से शाब्दिक अर्थ कन्या का दान करना, यानी कि दूसरों के हवाले कर देना, एक तरीके से उसे दान में दे देना। तो ये था कन्यादान का शाब्दिक अर्थ। तो अब जो है मैंने आपको प्रसंग भी बता दिया है और संदर्भ भी बता दिया है फर्स्ट पैरे का। तो अब सभी बच्चे बुक निकालिएगा, मैं आपको इसकी व्याख्या दूंगी, यानी कि इसका क्या क्या अर्थ है। और पेंसिल भी बेटा हाथ में रखते हैं, जब मैं कोई वर्ड बताती हूँ तो उसका अर्थ आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिससे बाद में जो है पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, इसमें एक शब्द आया कितना, कितना बहुत ज़्यादा, कितना मतलब सचमुच, कितना प्रामाणिक था उसका दुख। प्रामाणिक यानी कि वास्तविक। अगर हम शब्द लेंगे, इसमें शब्द क्या आ गया हमारा प्रामाणिक। प्रामाणिक, प्रामाणिक यानी कि वास्तविक दुख, सच्चा दुख, वास्तविक सच्चा दुख, जिसको हम बोलेंगे कि वास्तविक दुख था उसका, ये सच्चा दुख था। जब अपने दिल का टुकड़ा किसी को दे देते हैं, किसी के हवाले कर देते हैं, तो ये एक माँ के लिए जो है बेटा उसका ये सच्चा दुख है, ठीक है। वास्तविकता का मतलब ये था, कितना वास्तविक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। तो इसमें कवि यानी कि ऋतुराज जी कहते हैं कि विवाह के समय अपनी पुत्री को, अपनी बेटी का जो है कन्यादान करते समय माँ का दुख वास्तविक दुख था। क्लियर होगी फर्स्ट लाइन, लड़की को दान में देते वक्त, ये लाइन क्लियर हो गई आपको कि उस माँ का जो है अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को कन्यादान करते समय जो उसका दुख था वो एक सचमुच का दुख था, एक वास्तविक दुख था। वह सचमुच बड़ी ही दुखी थी। हम ये भी इसमें कह सकते हैं ये वास्तविक दुख था, यानी कि उसका सच्चा दुख था, सचमुच का जो है बड़ा ही दुखी थी वो, सचमुच उसकी वो माँ जो थी वो बड़ी दुखी थी। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, लड़की अभी शानी नहीं थी, तो वह कन्या ही उसकी जो है एकमात्र पूंजी थी। पूंजी होता है धन दौलत, पूंजी जो है हम उसको बोलते हैं, यानी कि माँ की जो है उसकी एकमात्र पूंजी थी और जिसके साथ वह अपने दुख सुख को हमेशा बांटा करती थी। तो माँ जो है अपनी बेटी के साथ अपने दुख सुख की बातें किया करती थी और अपने दुख सुख की जो है बातें हमेशा बांट लेती थी, आपस में वे जो है अपना दुख सुख बांट लेती थी। लड़की अभी सियानी नहीं थी, लेकिन आज उसे अपनी उस लड़की का दान करना पड़ रहा था, यानी कि जो उसकी लड़की थी, बेटी थी, पुत्री थी, उसका जो है उसका दान उसको करना पड़ रहा था। और उसकी बेटी जो थी बड़ी भोली भाली थी, शानी मतलब नहीं थी, शानी मतलब समझदार ज़्यादा नहीं थी, वो दुनियादारी के बारे में इतना कुछ नहीं जानती थी। उसकी बेटी कैसी थी, भोली भाली थी, नादान थी और सरल स्वभाव की जो है युवती थी। उसे संसार के स्वार्थी व्यवहार को जो है कभी देखा नहीं था और ना कभी परखा नहीं था, उसने कभी परखा भी नहीं था। किसने, बेटी ने, कि समाज में जो है कैसे लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उनको तंग किया जाता है और कैसे जो है एक तरीके से नौकर बनाकर रख लिया जाता है। तो इसमें आप जैसे उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि घर में एक बेटी और बहू होगी तो बेटी आराम से सोती रहेगी और बेटी जो है जो अपने घर में आराम से सोती है तो वो अपने ससुराल में सबसे पहले उठकर सभी से पूछती है आपको क्या खाना है, आपके लिए मैं क्या बनाऊं। जो कि उसके घर में उसकी माँ उससे पूछती थी बेटी मैं आपके लिए क्या बनाऊं। ये इसमें नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा इसमें बता रही हूँ।
तो अभी इतनी भोली और सरल थी, यानी कि उसकी बेटी बड़ी ही भोली और सरल स्वभाव की होती थी और उसे बेटा संसार के स्वार्थी व्यवहार को कभी देखा भी नहीं था कि उसे सुख दुख का आभास तो होता था। आभास एक शब्द आया है, आभास यानी कि महसूस करना। आभास होता है महसूस करना, आभास महसूस करना, आभास करना, महसूस करना। तो अभी जो है उसे दुख का आभास, सुख का आभास तो होता था, लेकिन उसे दुख बाँचना नहीं आता था। लेकिन उसको जो है दुख बाँचना मीन्स पढ़ना, बाँचना यानी कि पढ़ना। ओके, तो ये लाइन देखिएगा, लेकिन दुख बाँचना उसे नहीं आता था। बेटा जैसे उसको जो है विवाह के सुखों का थोड़ा थोड़ा यानी कि बहुत ज्ञान नहीं था और वह वैवाहिक जीवन के जो है सुखों से नितांत अपरिचित थी। सुख से जो है सुख में छिपे दुखों को वह नहीं जानती थी कि इन सुखों के पीछे क्या मेरे को दुख होगा। उसे तो केवल जो है वैवाहिक जीवन के जो है अस्पष्ट प्रकाश का ही एहसास था, जो उसे स्पष्ट नहीं था। यानी कि बाँचना उसको दुख, पढ़ना अभी नहीं आता था, थोड़ा सा उसको आभास था, यानी कि वो महसूस करती थी कि मेरी शादी होगी, मुझे नए कपड़े मिलेंगे, मुझे नए गहने मिलेंगे। लेकिन ये खुशियाँ जो है उस लड़की के अंदर थी, लेकिन इन खुशियों के पीछे उसको क्या प्रताड़ना मिलने वाली है तो उसका अभी उसको ज्ञान नहीं था। पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। लयबद्ध पंक्तियाँ यानी कि लय से बंधी हुई, पाठिका यानी कि पढ़ने वाली, और धुंधला यानी कि अस्पष्ट, ठीक से न दिखाई देने वाला। बाँचना पढ़ना पहले मैंने आपको बता दिया था। तो धुंधला यानी कि हमें स्पष्ट रूप से जो है कुछ दिखाई न देने वाला, अस्पष्ट। तो इसमें क्या कहा, पाठिका थी वे धुंधले प्रकाश की और कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इसमें जो है उसको वैवाहिक जीवन के जो है स्पष्ट प्रकाश का एहसास नहीं था और वह तुकों तथा लय में बंधी काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी। क्या करना जानती थी, लय में बंधी हुई काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती थी, लेकिन वह काव्य के आशय को यानी कि उसके अर्थ को अच्छी तरीके से नहीं जानती थी। तो कहने का तात्पर्य क्या है, उसे जो था सिर्फ यही मालूम था कि हम शादी मेरी होगी, यानी कि पढ़ने की लाइन लयबद्ध पंक्तियाँ, यानी कि उसको ये तो पता था कि शादी होगी, लेकिन लयबद्ध पंक्तियाँ पढ़ने का तो इससे तात्पर्य है लयबद्ध पंक्तियाँ पढ़ना, यानी कि वो पढ़ना तो जानती थी, लेकिन उसका अर्थ, उसका आशय यानी कि अच्छी तरह नहीं जानती थी। समझने का तात्पर्य कि जो है वो ये तो जानती थी मेरी शादी होगी, मुझे गहने मिलेंगे, मुझे कपड़े मिलेंगे, लेकिन उनके पीछे उसको क्या मिलने वाला है, क्या दुख मिलने वाला है, इसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी। पर उसके अंदर के यथार्थ को नहीं जानती थी कि क्या मेरे साथ घटना घटेगी क्या नहीं। वह केवल काल्पनिक सुखों में ही जी रही थी, कल्पना कर रही थी मेरी शादी होगी, मुझे जो है मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, यानी कि उसकी कल्पना सोचना, स्मृति मेरा ये होगा, तो इस तरीके की वो काल्पनिक ही उसका जो है सुख को ही जानती थी। तो ये जो है फर्स्ट पैरा मैंने आपको बताया, इसके कुछ जो है शब्द भी लयबद्ध, जैसे लय में बंधी हुई, लयबद्ध एक शब्द आया है लयबद्ध, यानी कि लय में बंधी हुई।
लय में एक साथ जो पंक्तियां हम पढ़ते हैं ना, लय में बंधी हुई। ठीक है, तो ये जो है लय में बंधी हुई, लय में बंधी हुई। जैसे हम पढ़ते हैं हटकर बैठा चांद एक दिन माता से है बोला, तो ये हम लय में बोलते हैं। तो ये तो वो जानती थी, लेकिन इनका अर्थ विवाह के बाद जो घटना उसको होने थी, या ससुराल वाले दहेज के प्रति या किसी कार्य के प्रति प्रताड़ना करते हैं, तो उसके बारे में उसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। तो अब जो है आप इसमें से सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर फाइंड करें। फर्स्ट क्वेश्चन सभी को पता है कि पद्यांश में कवि और कविता का नाम दीजिएगा। और कई बार क्या होता है, प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग लिखिए, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। या फिर जो है कई बार क्या पूछ लेते हैं, कई बार संदर्भ भी पूछ लेते हैं, प्रस्तुत पद का पद्यांश का जो है संदर्भ बताइएगा। या फिर अन्य माँ की अंतिम पूंजी कौन थी, ये भी आपका क्वेश्चन इसमें बनता है कि माँ की अंतिम पूंजी मैं नहीं बताऊंगी, मैंने अच्छी तरह ये आपको समझा दिया। आप इन प्रश्नों का उत्तर जो है अवश्य देंगे। मैं एक बार प्रश्न आपके सामने रखती हूँ। तो माँ की अंतिम पूंजी कौन थी, कवि ने पुत्री की क्या विशेषता बताई है, और लड़की को किसका आभास होता था परंतु उसे क्या बांचना नहीं आता था, ये भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है। और प्रस्तुत पद्यांश का भाव सौंदर्य, यानी कि भाव इसका एक लाइन में शॉर्ट नोटिस, और इसमें सौंदर्य में कौन सा, जैसे भाषा कौन सी है, क्योंकि ऋतुराज जी ने जो है अलंकारों का इतना खुलकर प्रयोग नहीं किया है। तो भाषा में इसमें क्या लिखेंगे आप, जैसे कि इन पंक्तियों में जो है कवि ने तत्सम तद्भाव शब्दावली से युक्त आम बोलचाल भाषा का, यानी कि खड़ी बोली का वर्णन किया है। तो भाषा जो है अत्यंत सरल सहज हो गई है तथा धारा प्रवाह है। और गुण कौन सा है, एक होता है ओज गुण, प्रसाद गुण, तो इसमें जो है प्रसाद गुण है। और भाषा में जो है सर्वत्र, यानी कि सब जगह व्याप्त है प्रसाद गुण। और पद्यांश में जो है व्यंजना शब्द शक्ति की प्रधानता है और वर्णनात्मक शैली है। और इन पंक्तियों में जो है कौन सा छंद है, मुक्त छंद है। छंद का जो है ऋतुराज जी ने मार्मिक वर्णन किया है। छंद का कौन सा छंद है, मुक्त छंद। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आप देखिएगा, प्रस्तुत पद्यांश का में प्रयुक्त अलंकारों का परिचय दीजिए। तो अलंकार सौंदर्य इस पद्यांश में दान में देते, यानी कि पंक्ति में जो है द वर्ण की आवर्ती के कारण दान में देते आया ना, एक दान में देते वक्त, दान में देते वक्त, तो ये चीज जो आई है, यानी कि द यहाँ पर वर्ण की आवर्ती 2 बार हुई है, तो यहाँ पर हम अनुप्रास अलंकार देंगे। ठीक है, तो उसकी अंतिम पूंजी हो, पंक्ति में जो है उपमान की संभावना के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग यहाँ पर किया है। कौन सा अलंकार है, यानी कि उत्प्रेक्षा, जहाँ पर किसी की संभावना होती है, यानी कि उपमेय की उपमान से और विशेषण की विशेष्य से संभावना होती है, तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें जो है किसकी संभावना की गई है, यानी कि माँ ने जो है बेटी को अपनी अंतिम पूंजी कहा है। क्या कहा है, माँ ने जो है बेटी को अपनी अंतिम पूंजी के रूप में जो है प्रकट किया है। तो यानी कि संभावना, जबकि पूंजी तो नहीं होती है, लेकिन पूंजी यानी कि धन दौलत, तो उसकी संभावना इसमें की गई है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा की मैंने डेफिनेशन भी आपके सामने, परिभाषा भी रख दी है। तो नेक्स्ट पैरा देखेंगे, और इसमें से मैंने क्वेश्चन आंसर भी आपको बताए हैं, कौन से आप क्वेश्चन आंसर इनमें दे सकते हैं। नेक्स्ट पैरा, यानी कि सेकंड जो पैरा है, ये मैं मिटा देती हूँ, यानी कि दूसरा संकेत।
तो इसमें जो है दूसरा संकेत होगा माँ ने कहा, माँ ने कहा। नेक्स्ट में दे और लास्ट दान देना, दान देना। तो ये जो है सेकंड संकेत है आपके बुक में। तो देखिएगा, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। इसमें जो है झांककर यानी कि पानी के अंदर देखना, रीझना प्रसन्न होना, खुश होना, रीझना उसको हम बोलते हैं। माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो माँ जो है बेटा अपनी पुत्री के कन्यादान के अवसर पर उस समय जो है माँ अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर जो है सीख देते हुए कहती है। जो स्त्री जो है एक परंपरा जो प्रारंभ से चली आ रही है तो उससे हटकर जो है उसको सीख देती है। सभी देते हैं, जब बेटी दान में देते हैं यानी कि बच्ची को दान देते हुए उसका विवाह करते समय, तो सभी अपनी बच्ची को अच्छी सीख देते हैं, ना कि बुरी सीख देते हैं। अपने चेहरे, तो उसने कहा था माँ ने कहा था पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो इसमें जो है माँ सीख देते हैं, कहती है कि हे बेटी तुम अपने शरीर की कोमलता तथा सुंदरता को देखकर अपने आप पर प्रसन्न होना। कभी अपनी सुंदरता को देखते ही आप इतराती रहें। पानी अपना सौंदर्य देखकर उस पर मत रीझना। यानी कि पानी में कई बार आपको देखा होगा, आपने कहीं पानी भरा हुआ होता है या बाल्टी में पानी होता है तो उसमें अपना चेहरा देखकर देखते हैं। तो माँ का कहना ये है कि आप जो है अपने सौंदर्य को देखकर उस पर मत रीझना। यानी कि पानी में अपने सौंदर्य को देखकर मत रीझना। अर्थात क्या कह सकते हैं कि ससुराल के लोग तेरी सुंदरता की सराहना करेंगे और उसकी बातें सुनकर मोहित मत होना। पानी में झांककर से तात्पर्य ये है, ठीक है। अर्थात यानी कि ससुराल में लोग तेरी सुंदरता की तो सराहना करेंगे, तारीफें करेंगे, लेकिन उनकी बातें सुनकर मोहित मत होना, ठीक है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। तो इसमें जो है अन्यथा यह प्रशंसा ही तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगी। हे बेटी तुम आग से बचकर रहना। हे बेटी, माँ बेटी से कहती है, आग रोटी सेकने के लिए होती है, हे बेटी तुम आग से बचकर रहना। यह आग जो होती है ये रोटी सेकने के लिए होती है, जलकर मरने के लिए नहीं होती है। तो माँ ने बेटा ये देखा है ना, तो कुछ लड़कियाँ जब ससुराल द्वारा उनको परेशान किया जाता है दहेज के लिए या किसी कारण के लिए, तो वो सब कुछ सहन करती रहती है। जब उसका अंत एक तरीके से सहन करते करते वो भर जाती है तो वो कोई ऐसा फैसला ले लेती है, या तो अपने आप को अग्नि में सभा कर देती है, यानी कि अपने आप को आग लगा लेती है, या फिर कहीं भी जाकर कुछ भी दवाई गलत खाकर अपनी आत्महत्या कर लेती है। तो इस तरीके से जो है अपनी बेटी को माँ समझाती हुई कहती है कि आग जो होती है, आग के पास आप कभी मत जाना, और आग जो होती है वो रोटी सेकने के लिए होती है, ये नहीं कि आप जो है उसमें अपने आप को सुहा कर लो, यानी कि अपने आप को उसमें झोंक दो। तो ऐसे जो है कभी भी नहीं करना। तो माँ बेटा ऐसी सीख जो है अपनी बेटी को दे रही है। जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह। तो आभूषण यानी कि गहने जेवर, और शाब्दिक भ्रम यानी कि शब्द द्वारा फैलाया गया भ्रम। शाब्दिक भ्रम तो शब्द द्वारा जो है फैलाया गया भ्रम होता है। तो देखिएगा इसमें वस्त्र और आभूषण, तो इसमें जो है
बेटी ये तो शिक्षा दे ही रही थी माँ कि जल कर जो है रोटियां सेकने के लिए होती हैं, यानी कि आग, और जल कर मरने के लिए नहीं। तुझे ससुराल में जो वस्त्र और गहने मिलेंगे, वस्त्र और आभूषण, आई ना ये लाइनें, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो वस्त्र और आभूषण गहने मिलेंगे आपको, किसको? लड़की को। शादी होगी ना तब मिलते हैं ना। वस्त्र और आभूषण जो है गहने मिलेंगे, उसके धोखे में मत रहना, क्योंकि ये गहने तुझे घर गृहस्थी के कड़े बंधनों में जो है बांध देंगे। जो घर गृहस्थी होती है, ये गहने पहनकर, गहने देकर जो है, यानी कि घर गृहस्थी के जो है बंधनों से तुझे बांध देंगे। माँ जो है बेटा कहना चाहती है कि अक्सर लड़कियाँ ससुराल में सुंदर कपड़ों और गहनों को पाकर जो है ये सोचती है कि ससुराल के लोग उन्हें कितना प्यार करते हैं, कि मेरे लिए इतने सुंदर कपड़े दिए, इतने सुंदर गहने दिए कि मुझे जो है इतना प्यार करते हैं। परंतु सच्चाई यह है कि हम सच्चाई की बात में जाएं तो ये है कि ये गहने तो उनकी बेड़ियां होती हैं। ये गहने एक बेड़ी के रूप में यहाँ पर जो है कवि ने कहा है, माँ ने भी इनको बेड़ियां बताई है। घर के लोग जो हैं उनकी अवेज में, यानी कि उससे नौकरों की तरह घर का काम करवाते हैं। अंत में जो है माँ बेटी को सलाह देती हुई कहती है कि तू मन से लड़की के जो है समान भोली भाली व निश्चल बनी रहना, पर लोक व्यवहार में हमेशा जो है सावधान रहना, कि जो लोग हैं समाज में जो लोग व्यवहार है उससे हमेशा सावधान रहना, अन्यथा ससुराल के लोग जो है तुम्हें भोली भाली समझकर तुम्हारा शोषण करते रहेंगे। तो बेटी को जो है विदा करते समय माता ये सीख देती है कि जो है ये गहने जो हैं एक बंधन है, ये जो है बेड़ियां हैं, ये आपको बांध लेती है, किसके? गृहस्थ जीवन के रूप में आपको बांध कर रखती है। ये बात भी सत्य है। तो ये जो है मैंने सेकंड पैरा, यानी कि इसमें इस पाठ में कन्यादान में 2 ही पैरे दिए गए हैं, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। तो फर्स्ट पैरे का भी मैंने बेटा आपको क्वेश्चन आंसर दे दिए हैं। अब सेकंड पैरे के जो हैं आप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्या करेंगे वो लिख सकते हैं आप, मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो सेकंड पैरे में जो है क्वेश्चन आंसर क्या देंगे, जैसे बेटा इसमें माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी है, माँ को बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, तो इस तरीके के जो हैं आप इसमें क्वेश्चन दे सकते हैं। और भाषा कैसी है, भाषा जो है आम बोलचाल की भाषा है और सहज सरल जो है खड़ी बोली है। तत्सम तद्भव शब्दावली का भी इसमें मानविक प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण है और जो सब जगह व्याप्त है, प्रसाद गुण यानी कि सब जगह पर व्याप्त है। और व्यंजना शक्ति की जो है इसमें प्रधानता है, और उपमा और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग इसमें किया गया है। और इन पंक्तियों में जो है छंद कौन सा है? मुक्त छंद है। और संवाद शैली, संवाद कर रहे हैं ना आपस में बातचीत करते हुए। तो इसमें क्वेश्चन जो है माँ ने लड़की से क्या कहा, आग किसके लिए है, वस्त्र और आभूषण किसकी तरह स्त्री जीवन के बंधन हैं। तो इस तरीके के आप इसमें क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। तो बेटा आज के लिए जो है 10th क्लास में ये मैंने जो लेसन 8 है आपकी बुक में कन्यादान कंप्लीट करा दिया है। आप इसके अच्छी तरह जो है, यानी कि आपके 4 लेसन अभी तक इसमें कंप्लीट हो गए हैं। सूरदास जी का जो है परशुराम संवाद, लक्ष्मण और परशुराम संवाद है, और उत्साह अट नहीं रही ये दूसरा,
और जो है एक और लेसन मैंने इससे पहले करवाया था, और ये 4th नंबर पर यानी कि कन्या का। ठीक है, तो सभी बच्चे हैं अच्छी तरह रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, ये कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। 10th क्लास।